हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपका लास्ट यूनिट फ्रॉम मॉड्यूल ए और इसी के साथ आपका पीपी भी हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि हमने पहले मॉड्यूल डी, फिर बी, फिर सी और अब हम ए किया कर रहे हैं और ए हो जाएगा आज ख़त्म। आरटीआई एक्ट 2005 पढ़ेंगे, लगभग 20 मिनट लगेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा डन। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था इंडिया में। क्यों आया था? क्योंकि हम गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट चाहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि गुड गवर्नेंस पहली बार कुछ इंडिया में नई चीज़ आ रही थी। इट वाज ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड, बट इंडिया में 2005 में आई। एक्चुअली आ तो वो 2002 में गई थी थ्रू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, बट इवेंचुअली रीअपील हुआ 2005 में। यही एक्ट आरटीआई एक्ट बन गया। अब गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस इज व्हेन पीपल सीक ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जनता जवाब मांगती है। एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री में टैक्स देती हूँ, है ना, मैं बहुत वेरियस तरीके से पैसे देती हूँ और मैंने इलेक्ट किया है, somebody is representing my nation, I want to have transparency and accountability. I want people who are accountable for their actions, yes, who are acting as government. ऐसा ऐसा सिटीजन ऑफ कंट्री मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे अगर ले रहे हैं सरकार, तो सरकार कर क्या रही है। क्या स्वच्छ भारत अभियान जैसे कुछ जगह पे पैसे लग रहे हैं, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट आ रहा है, डिजिटल भारत में हम पैसे डाल रहे हैं, कहाँ डल रहा है हमारा पैसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेयर इज द मनी बीइंग यूटिलाइज्ड। या मैंने बताया वर्ल्ड में पहले भी था, इंडिया में 2005 में थ्रू आरटीआई एक्ट आया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ कुछ बातें तो थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की, बट थिंग्स बिकम मोर एविडेंट एंड मोर क्लियर थ्रू आरटीआई एक्ट 2005। रीअपील हुआ था ये फ्रीडम एक्ट। या और ये आरटीआई इन राइट टू इन्फॉर्मेशन आई एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव इट ओनली इन द पब्लिक अथॉरिटी, किसी प्राइवेट पर्सन पर नहीं है, क्योंकि हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं। अब मैं पब्लिक अथॉरिटी बोल रही हूँ तो कोई भी जना जो लॉ में मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, या कोई एनजीओ जो कि स्पॉन्सर्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट, वो सब पब्लिक अथॉरिटी में आ जाता है। तो एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इफ यू वांट टू सीक इन्फॉर्मेशन, और ये भी कोई विदाउट रीजन, रीजन नहीं बताना आप इन्फॉर्मेशन सीक कर रहे हो, ठीक है, अंडर द आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फ्रीडम एक्ट 2002 रीअपील हुआ, आरटीआई एक्ट बन गया, पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल होता है। तो आपको क्या करना है, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री आपको रिक्वेस्ट करनी है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अंडर द आरटीआई एक्ट, और इन्फॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे देगा। ऑफ कोर्स आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जो भी रिक्वायर्ड बात है फिल करना होगा। कोई प्रिस्क्राइब फीस है वो देनी पड़ेगी, कोई एडिशनल फीस है जैसे प्रिंट आउट एक्सेट्रा के 2 रुपये पर पेज टाइप, ऐसे पैसे देने होंगे। बट अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। ठीक है जी। अब सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सेंट्रल लेवल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो क्या होता है, पहले आप इंफॉर्मेशन मांगते हो थ्रू असिस्टेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से आती है। अब अगर मान लेते हैं आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील लेके यहाँ जाते हो। ओके, तो somebody who is at upper rank of पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर वाले रैंक पे जो भी होगा, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे, आप उसके पास अपील लेके जा सकते हो। वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कमीशन के पास जाओगे, और कोर्ट के पास यहाँ पर अपील नहीं जाती है, नो कोर्ट। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पब्लिक अथॉरिटी पे है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लगाने के लिए पूरे इंडिया पे लगता है, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है। अब पब्लिक अथॉरिटी पे भी एक्सेप्शन है। मान लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी की है, वो नहीं दोगे आप। किसी कोई ट्रेड सीक्रेट है, नहीं दोगे। ठीक है, कोई किसी बंदे की प्रिवेसी इन्वेड हो रही है, नहीं दोगे। बट इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन ये है कि अगर द इंफॉर्मेशन इज फॉर पब्लिक एट लार्ज के बेटर हित के लिए है, तो वहाँ पे इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भी चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट एग्जामेशन का है डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट्स, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिससे प्रिवेसी इन्वेड हो रही है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। सेक्शन 3 बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शॉल हैव द राइट और टू द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ड्यूटी है, उससे पहले बात तो सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो देने हैं, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं पॉलिसीज के वो बताने हैं, कोई डिसीजन क्यों ले रहा है तो बताना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना अपन को। इन्फॉर्मेशन अपने आप देनी है, ऐसे कोई पब्लिक बैंक है उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ये भी पब्लिक अथॉरिटी है। तो सुओ मोटो अपनी वेबसाइट पे ऐसे देना है कि सब तक पहुंच जाए, वाइड डिसेमिनेशन हो पाए, वो भी यहाँ पे दे रखा है। इजी एक्सेस हो और रीजनेबल प्राइस पे आप डेटा प्रोवाइड करो, जो भी इन्फॉर्मेशन सिटीजन ऑफ कंट्री मांग रहा है।
ओके। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एक पब्लिक अथॉरिटी का एक रिक्वायर्ड है एक डेजिग्नेटेड सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना, जो भी इस एक्ट के अंदर बताया हुआ है। अब APIO दैट इज असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके पास पहले एप्लीकेशन जाती है जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। हर एक पब्लिक अथॉरिटी में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, हर एक सब डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंटर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कि रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन रिलेटेड टू अपील्स या इन्फॉर्मेशन, सेंटर या स्टेट लेवल पे जो भी है। अब मान लेते हैं किसी और ऑफिसर से पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो सीक कर सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मे सीक हेल्प, ठीक है, मे सीक असिस्टेंस, ताकि वो अपनी ड्यूटीज निभा पाए। अब प्रोसीजर क्या है? जैसे मान लेते हैं मैं एक सिटीजन ऑफ कंट्री ना, आई वांट सम इन्फॉर्मेशन, तो विदाउट स्टेटिंग एनी रीजन एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हिंदी, इंग्लिश या जो भी रीजनल उस जगह की लैंग्वेज है जो वहाँ पर लगती है, जिस रीजन में आप रहते हो, आप मांग सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल राइटिंग मोड में आप मांग सकते हो इन्फॉर्मेशन। स्टेट या फिर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये सबको प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी होगी। फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, और अगर आप बहुत ज़्यादा मांग रहा है कोई, तो दिस कुड बी अ रीज़न कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते, और उस पर फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं। थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी रीज़न से कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, ठीक है, एक्सेप्ट अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्जर पीपल। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट गई तो भी रिक्वेस्ट का कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ प्रोसेस है जो एक्ट में बताया हुआ है, जो फुलफिल करना है हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, कुछ टाइम के अंतर्गत ही देना है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई एडिशनल फीस है तो उसके बारे में बता दो भैया, आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, तब हम आगे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। एक्सेस पहले इनेबल करना है, फिर डिसेबल भी अगर रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ तो वो भी करना होगा PIO को। कोई एडिशनल फीस प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए देनी है तो वो रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन देने में जब डिले हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी नॉर्म्स बताए हुए हैं हमारे RTI एक्ट के अंदर, और किसी किसी केस में रिजेक्ट भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, जैसे पब्लिक अथॉरिटी के पर्व्यू में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जब कोविड के टाइम पे PM केयर आया था, तो इट वाज नॉट द मनी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, इट वाज मनी ऑफ प्राइवेट पार्टीज, तो उस पर पब्लिक RTI नहीं लगता है किसी तरीके का। क्या फॉर्म रहेगा इंफॉर्मेशन लेने का, कोई पार्शियल इंफॉर्मेशन कहीं देनी है या कहीं नहीं देनी है, दोनों ही केसेस में बातचीत हो रखी है इस एक्ट के अंदर, और पेमेंट ऑफ फीस की भी। अब मान लेते हैं मैं एक सिटीजन ऑफ कंट्री हूँ, मैं आपके पास आई एज अ पब्लिक अथॉरिटी, आपको पब्लिक अथॉरिटी 1 कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेट नहीं करती, या ज़्यादा क्लोजली किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेट करती है, जैसे पब्लिक अथॉरिटी 2 मान लेते हैं, तो मैं आपके पास आई, आपसे रिलेट नहीं करती है, किसी और से जिससे भी रिलेट करती है, आपको रिक्वेस्ट जो है विद इन 5 days फ्रॉम द रिसीट ट्रांसफर करनी होगी। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इन October 2023। Yes, within 5 days. अगर आप and if application received a public authority seeks information which is held by another public authority, or the subject matter is more closely connected with functions of another public authority, it or a part of shall, मतलब या तो पूरा या जो भी part of it shall be transferred to that relevant public authority within 5 days from the receipt of the request. क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर कॉन्फिडेंशियल है तो नहीं देनी है, अगर नहीं है तो PIO दे सकता है, अभी PIO डिसाइड करेगा, ठीक है, इट शैल डिसाइड आफ्टर कंसल्टिंग। अगर कॉन्फिडेंशियल है थर्ड पार्टी की तो नहीं दोगे भाई, नहीं है तो दे दोगे, जैसे भी लॉ बोल रहा है यू विल फॉलो दैट। तो ब्लाइंडली येस और नो कोई आंसर नहीं है। रिजेक्शन हो सकता है, किसी अगर कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकते हैं, बट इसका भी एक्सेप्शन है। अगर डिस्क्लोजर, अच्छा नहीं, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सॉरी, अगर RTI एक्ट के अंदर किसी ने रिक्वेस्ट मांगी तो इन्फॉर्मेशन की आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? लॉ ने मना किया हुआ है, ठीक है। प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट ब्रीच हो जाएगा, नहीं आप दोगे इन्फॉर्मेशन। कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है या ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नहीं दोगे। अवेलेबल टू पर्सन इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, ट्रस्ट की बेसिस पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी, जैसे कोई लॉयर है, उसके क्लाइंट ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज के अंदर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो किसी और को, ओके। रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, डिस्क्लोजर वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ओके। कोई ऑलरेडी कार्यवाही चल रही है, कोई गुनहगार का इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसकी
प्रोसेस में कुछ रुकावट आ सकती है? नो। वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, या कोई कैबिनेट पेपर्स हैं आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अंडर द आरटीआई एक्ट। अब अपील कैसे जाती है? तो सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो इंक्वायरी या रिव्यू देखती है। हु इज़ नॉट एबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट, मान लेते हैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा था पीआईओ को नहीं जा पाई, या गई थी उस बंदे ने रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी, या टू मच ही फीस मांग रहा है, या रिफ्यूज़ कर दिए है, या रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है ना, या इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है, अनरीजनेबल फीस मांग ली है। अगर आप अग्रीव्ड हो पीआईओ से या सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो आप इस कमीशन के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। बट इसकी भी मान लेते थर्ड पार्टी है, तब थर्ड पार्टी को भी 30 डेज मिल जाते हैं। प्लस अगर आप सेकंड अपील लेके जा रहे हो, मतलब इस अपील की भी अपील लेके जा रहे हो, तो वहाँ 90 डेज का प्रोविजन है। विद इन 90 डेज सेकंड अपील जा रही है। चलो ठीक है, आई होप इट इज ऑल क्लियर। 30 डेज थर्ड पार्टी की भी है। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वही स्क्रीन पर लिखी हुई है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ध्यान से मेरे से ये सुनेंगे तो स्टेट कमीशन एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ये भी और ये भी, वो भी मैं साथ साथ बताती चली जाऊंगी आपको, ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में दो बातें हैं, एक तो चीफ है और बाकी नॉर्मल कमिश्नर्स हैं। तो चीफ है वो एक ही होगा, जो बाकी कमिश्नर है वो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और ये चीफ इंफॉर्मेशन हैं। और ये अपॉइंट कैसे होते हैं? सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का रोल रहेगा, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का रोल रहेगा। सेंट्रल लेवल पे लोक अदालत सॉरी लोकसभा आ जाएगी और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। ओके, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन हो जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा सेंट्रल लेवल पे, ऐसी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर ने नॉमिनेट करे होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी एमिनेंस पर्सनालिटी होगी, जिसका नॉलेज होगा लॉ में या इकोनॉमिक्स में या टैक्स में या जर्नलिज्म में या एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस में। जैसे यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बात कर रहे हैं, मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल, ऐसे वहाँ पे स्टेट लेवल के बारे में बात करेंगे। प्लस जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है या 65 ईयर्स के लिए, विच एवर हैपन्स अर्ली। सिमिलरली जो स्टेट चीफ लेवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 3 ईयर्स या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्ली, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। बट मान लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, ये रीअपॉइंट मतलब ये एलिजिबल है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए, ठीक है। और ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, ना सेंट्रल लेवल पे ना स्टेट लेवल पे, किसी जगह प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ना पार्लियामेंट से, 3 साल से ज़्यादा का ऑफिस नहीं हो सकता, या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्ली। जैसे यहाँ पे चीफ के बारे में बात हो रही है ऐसे वहाँ पे सेंट्रल चीफ के बारे में बात होगी, जब मैं स्टेट चीफ के बारे में बात होगी इसमें जब मैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करूँगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपनी अपनी पोजीशन खाली कर रहा है तो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, इज एलिजिबल, और इसका हेडक्वार्टर का है हमारा दिल्ली में, अलग अलग जगह बाकी ऑफिसेज हैं। ओके, जैसे हमने स्टेट के सेंटर की बात करी वैसे स्टेट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे वहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, यहाँ पे स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ऐसे यहाँ पे चीफ सेंटर सॉरी स्टेट चीफ ओके, यहाँ ऐसे यहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ऐसे वहाँ पे भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसे यहाँ पे भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, वहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, ठीक है। और कौन होगा चेयरपर्सन? जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे वैसे ही यहाँ पे चेयरपर्सन जो है आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। लीडर ऑपोजिशन कैसे वहाँ पे लोकसभा वाली थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वाली। जैसे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो है नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर द्वारा हो रहे थे वैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर द्वारा हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एमिनेंस पर्सनालिटी वहाँ थी वैसे यहाँ पर है। जैसे मेंबर प्रॉफिट के लिए मेंबर पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए थे वैसे यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। जैसे वहाँ पे 3 साल 65 ईयर्स था वैसे यहाँ पर भी विच एवर इज अर्ली और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वैसे यहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर बात लिखी हुई है।
ठीक है। अब पेनल्टीज, पेनल्टी क्या होती है, जैसे जब मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन देनी थी नहीं दी, तो हर एक दिन के 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 तक जा सकते हैं, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, जैसे सस्पेंशन या टर्मिनेशन जैसी बातें भी हो सकती हैं। ₹250 फॉर ईच डे, मैक्सिमम 250, यहाँ 25,000 सॉरी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं। कब? जब आप इन्फॉर्मेशन जानबूझ के झूठ मूठ दिए, रुकावट बन रहे हो, ज़्यादा टू मच ही फीस मांग रहे हो, बहुत सारे सिचुएशन में डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। विदाउट रीजनेबल कॉज, परसिस्टेंटली फेलिंग टू रिसीव एप्लीकेशन, नॉट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम, मैलाफाइड एजेंडा है आपका इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, नोइंगली इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपने इन्फॉर्मेशन तबाही कर दी, डिस्ट्रॉय ही कर दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलने में आप रुकावट पैदा कर रहे हो, तो इन सब केसेस में ऐसा है। और किसी भी एक्ट का, कोई भी कोर्ट का राइट नहीं है अगेंस्ट द कमीशन जाना। नो कोर्ट शाल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। एंड द एक्ट, और यहाँ पर ये एक्ट किस पर अप्लाई नहीं करता है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट बना कर रखा है। सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात कर रहे हैं, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। उनपे आरटीआई नहीं लगता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का बात हो जाएगी, जैसे मैं इंटेलिजेंस वगैरह कह रहे हैं, बात चली जाएगी तो, ठीक है। अब इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसी मान लेते हैं ऐसे राइट टू मूवमेंट, राइट टू एयर, या राइट टू ह्यूमन राइट्स जैसे किसी की हीन हो रही है, तो हाँ वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी वाली भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ जाए, बट देन इट विल राउट थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस हमारे कंटेंट में दी हुई है तो हम पढ़ लेंगे, रीड जरूर लगा लेंगे इसे एक बारी, ठीक है जी। बस विद दिस वी आर डन विद आवर सिलेबस, खत्म। बाकी आई होप आई एम ऑलरेडी सीइंग यू इन द एमसीक्यू बैचेस। पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पीपीपी का एग्जाम क्लियर करते हैं। विशिंग यू द वेरी वेरी बेस्ट। बाकी मैराथन्स एक्सेट्रा पे मैं आपसे मिलूंगी, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, पोस्ट द सेशन आता है, कोई रिसोर्स चाहिए, तो आप मेरे से बात कर पाओगे। एंड इन केस यू नीड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ मैकमिलन, लेट मी नो, आई विल शेयर दैट विद यू, ओके। Till then, guys, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.